हेलो दोस्तों, हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। आज हम 2-4 उदाहरण और देखेंगे। रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं, 2-4 उदाहरण और देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला एक और उदाहरण है, इसमें H2+Cl2 हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस है, यह अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है, ठीक है ना। जब ये दोनों मिलती है तो HCl बनता है, और जब ये अभिक्रिया है इसको संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए इधर तो हम लिखेंगे अभिकारक और यहाँ पर इधर लिखेंगे उत्पाद। तो अभिकारक कौन कौन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इधर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1। तो अब इसको संतुलित करना है, तो क्लोरीन को 2 करने के लिए इधर 2 लगा दो, तो 2 लगेगा, तो यहाँ पर 2 लगेगा, और 2 × 1 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 लगाया तो क्लोरीन भी 2 हो गए और हाइड्रोजन भी 2 हो गए, तो 1 × 2 2। तो अब देख लो दोनों तरफ, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है। इस प्रकार से ये संतुलित हो जाएगा। और उदाहरण है, एक है बेरियम क्लोराइड की एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में अभिक्रिया, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में अभिक्रिया। यह अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये बनता है। देखो ये बना कैसे, जैसे ये बेरियम है और ये क्लोरीन है, तो बेरियम की संयोजकता कितनी है, +2, और इसकी संयोजकता -1। इसका इसको दे दो, इसका इसको दे दो, तो देखो क्या होगा, BaCl2 बनेगा। Ba के साथ में 1 नहीं लिखना है, Cl के साथ में 2 लिखना है, 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। ये एल्यूमिनियम है, यहाँ पर सल्फेट आयन है, तो इसकी संयोजकता देखो, इसकी कितनी है, तो यहाँ पर है +3 और इसकी कितनी है, -2। इसकी इसको दे दो, इसकी इसको दे दो, एल्यूमिनियम के साथ में 2 आएगा, Al2, और सल्फेट आयन पूरे के साथ में, इस पूरे के साथ में 3 लिखना है, तो पूरे को कोष्टक के अंदर डालना है, और 3। इसको कैसे पढ़ते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस, होल कोष्टक को बोलते हैं होल, और ये थ्राइस। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, बेरियम है और ये सल्फेट है, और इसकी संयोजकता +2 है, इसकी संयोजकता -2 है, 2 के पहाड़े से काट लिया, 1 1। तो इसका इसको दे दो, इसका इसको दे दो, तो Ba इसके साथ में भी 1 है, नहीं लिखना है, SO4 के साथ में भी 1 है, नहीं लिखना है, तो BaSO4 ये बनेगा। और इसमें कैसे बना, एल्यूमिनियम और ये क्लोरीन, एल्यूमिनियम की कितनी होती है, +3, इसकी कितनी होती है, -1। इसका इसको दे दो, इसका इसको दे दो, तो एल्यूमिनियम के साथ में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और Cl के साथ में 3 लिखने हैं, AlCl3। इस प्रकार से ये बनते हैं। हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसको समझाया मैंने आपको। अब हम संतुलित करते हैं इस समीकरण को। देखो, तो इसको संतुलित करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर अभिकारक और इधर उत्पाद, ठीक है ना। तो अभिकारक में देख लीजिए कौन कौन से तत्व हैं। सबसे पहले बेरियम है, बेरिलियम नहीं है, बेरियम है, ओके। यहाँ पर क्लोरीन, और यहाँ पर एल्यूमिनियम, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। सेम टू सेम इधर आएंगे, बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, ये आ गए तत्व। अब इनकी संख्या लिखते हैं। सबसे पहले बेरियम की कितनी है, 1, क्लोरीन की कितनी है, 2, एल्यूमिनियम की कितनी है, 2, और सल्फर की कितनी है, 1, सॉरी नहीं, 1 नहीं है यहाँ पर, है ना। तो सल्फर की कितनी है, तो सल्फर की है यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर है और बाहर 3 लिखा हुआ है, तो ये सल्फर के आगे भी 3 है, यानी कि सल्फर 3 है। और ऑक्सीजन कितना है, ये 4 × 3 12 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 12। यहाँ पर देख लो बेरियम के लिए 1, यहाँ पर सल्फर कितना है, तो सल्फर है 1, और ऑक्सीजन कितना है, 4, तो ऑक्सीजन है 4। फिर एल्यूमिनियम कितना है, 1, तो 1, क्लोरीन कितना है, 3, तो ये 3। इस प्रकार से अब इसको संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले देखना है सबसे बड़ी संख्याएं कहाँ पर है। जैसे ऑक्सीजन के यहाँ पर 12 हैं और ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए आप सभी देख सकते हैं
कि यहाँ पर 12 है तो इसको 12 बनाना पड़ेगा। 12 बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 4 तरी 12 हो जाएगा। इस प्रकार देखो, अब इसको इधर 12 है और इधर भी 12 करने के लिए ऑक्सीजन के आगे 3 लगा देंगे तो 3 × 4 ये ऑक्सीजन हो गए 12, और बेरिलियम के आगे 3 लगने से बेरिलियम की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और सल्फर में देखो, सल्फर का 1 है, 1 × 3 कितने हो जाएंगे, 3, तो यहाँ पर हो जाएंगे 3, सल्फर का कितना हो जाएगा, 3। अब देखो यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। अब देखना है आपको एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम के यहाँ पर 1 है और एल्यूमिनियम के यहाँ पर 2 है, तो एल्यूमिनियम को 2 करने के लिए इधर 2 से गुणा करवा लो, तो यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखना है क्लोरीन में 3, ये क्लोरीन यहाँ पर 3 है, 3 × 2 कितने हो जाएंगे, 6, तो यहाँ पर 6 करने के लिए 3 × 2 करेंगे, 3 × 2 कितने हो गए, 6। अब देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम समान हो गए, अब हम क्लोरीन इधर समान करना है, इधर 6 है तो इधर भी क्लोरीन को 6 करना है। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 कर दूंगा तो 3 × 2 कितने हो जाएंगे, 6, तो 3 × 2 6 हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ बेरिलियम 1 था, अब ये कितना, बेरियम 1 था, बेरियम, अब ये कितना हो जाएगा, 3, बेरियम 1 × 3 3। तो अब देख लो आप, बेरियम 3 3, 6 6, 2 2, 3 3 और 12 12। इस प्रकार से ये समीकरण संतुलित होगा, ध्यान से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं, एक और उदाहरण है। अब यहाँ पर है Na+H2O, जब इसकी अभिक्रिया होती है तो NaOH + H2 ये अभिक्रिया है। इसको हम समीकरण को संतुलित करते हैं, देखना ध्यान से। इधर है अभिकारक और इधर है उत्पाद, इधर है उत्पाद। तो अभिकारक में देख लो, इधर सोडियम है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इधर सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देख लो सोडियम में यहाँ पर कितने हैं, 1, हाइड्रोजन में यहाँ पर कितने हैं, 2, ऑक्सीजन में यहाँ पर कितना है, 1। इधर देखो सोडियम का कितना है, 1, ऑक्सीजन का कितना है, 1, हाइड्रोजन देखो 2 तो ये, 1 ये, कितने हैं, 3। अब यहाँ पर देखो इसको संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देख लो आप, सबसे ज़्यादा संख्या हाइड्रोजन के लिए है, तो इधर और इधर दोनों तरफ समान करने के लिए क्या किया जा सकता है। देखो अब 3 से अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो सेट नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं 2 से गुणा करूँ तो कहाँ पर करूँगा, यहाँ पर करूँगा कि यहाँ पर करूँगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर डायरेक्ट 3 × 2 करेंगे 6 बना देते हैं और इधर 3 को गुणा करके 6 बना देंगे, नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। अब हम इसमें सोचते हैं थोड़ा कि ये 2 है, इस हाइड्रोजन को और 2 बना लो, यानी इसके आगे 2 लिख लो तो इधर 4 हो जाएंगे। तो इसको 4 करना आसान है, इसके आगे 2 लगा करके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो यहाँ पर 2 लगाने से क्या होगा, देखो तो यहाँ पर ये तो 2 है ही है, चलो प्लस यहाँ पर 1 था, इसको 2 से गुणा हुआ, 1 × 2 यानी कि 2 तो ये प्लस 1 × 2 2, कितने हो गए इधर 4। इसके साथ ही साथ हाइड्रोजन तो हो गए 4। अब इसमें देखना है सोडियम कितना हो गया, 1 था अब 2 हो गए, कितना हो गया 2। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 था, अब कितने हो गए 2। अब हम देखते हैं इधर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को 4 करने के लिए आप क्या करोगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 × 2 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन यानी कि यहाँ पर 2 करेंगे, तो 2 करेंगे तो 2 × 2 4 हो गए। ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 × 2 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2, इस प्रकार से। और यहाँ पर सोडियम को 2 करने के लिए सोडियम के आगे 2 कर लो, तो यहाँ पर हो जाएंगे 2। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया संतुलित होगी। इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब हम देखो, अब इसमें जो रासायनिक समीकरण है उसको अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए इसमें रासायनिक अभिकारकों एवं उत्पादों की अवस्थाओं के बारे में भी मेंशन किया जाता है, यानी उसके अंदर लिखा जाता है। तो उससे क्या हो जाता है कि अभिक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं, यानी क्या लिखने पर क्या हमें संकेत मिलता है वो हम देखते हैं। तो जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ध्यान देना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है H2 + Cl2, जैसे ये है और इसके पीछे लिखा है G और यहाँ पर भी G लिखा है, और इससे यहाँ पर क्या बन गया HCl, और HCl यहाँ पर लिख देते हैं एक्वस। क्या लिख देते हैं, एक्वस। अब देखो इनका अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर
यही नहीं होते, और भी होते हैं। देखो इसका मतलब समझाते हैं। एक होता है एस, किसके पीछे लिखा हुआ है एस, तो एस का मतलब होगा सॉलिड। क्या होगा? सॉलिड। सॉलिड का मतलब ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था, ठोस के रूप में है। दूसरी बात, यहाँ पर कहीं पर लिखा है एल, एल का मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। और लिक्विड का मतलब द्रव में है। किस में है? द्रव अवस्था में है, जैसे पानी वगैरह इस प्रकार से, है ना। और देखो जैसे कहीं पर लिखा है जी, जी का मतलब होता है गैस। क्या होता है? गैस। तो यहाँ पर ये किस अवस्था में होगा? गैस अवस्था में, गैस अवस्था। और देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ए क्यू, ए क्यू का मतलब होता है एक्वस। क्या होता है? एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन। क्या होता है? जलीय विलयन। जलीय विलयन, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से इन शब्दों को ध्यान देना है। मतलब किसी के पीछे एस लिखा है तो उसका मतलब होगा सॉलिड, किसी के पीछे एल लिखा है तो उसका मतलब होगा लिक्विड, किसी के पीछे जी लिखा है तो उसका मतलब होगा गैस, और किसी के पीछे ए क्यू यानी एक्वस लिखा है तो उसका अर्थ होगा जलीय विलयन। और देखो और भी चीजें हैं इसके अंदर। किसी अभिक्रिया में ताप, दाब आदि उत्प्रेरक, ताप, दाब और उत्प्रेरक आदि का भी प्रयोग होता है, तो उनको भी तीर निशान के ऊपर लिखा जाता है। उनको भी तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है, तो वो भी ध्यान रखना है। जैसे अब हम बात करते हैं किसी रासायनिक समीकरण में, जैसे उसकी अवस्था के बारे में, यानी कि ठोस है या गैस है या द्रव है, वो किस प्रकार से लिखते हैं। अगर कोई उत्प्रेरक हैं या फिर और भी कोई चीज़ें हैं तो वो अभिक्रिया के अंदर किस प्रकार लिखी जाती हैं, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं मेथेन का दहन, यानी मेथेन एक गैस है, ये गैस है, इसका हम दहन करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो, तो यहाँ पर बनती है CO2 गैस प्लस H2O। क्या बनता है? H2O। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। CO2 तो गैस बनेगी और यहाँ पर ये L लिक्विड बनेगा, द्रव। तो ये तो है इसकी अवस्था लिखी जाती है। जैसे ये मेथेन गैस है, प्राकृतिक गैस, ये ऑक्सीजन गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस है, और ये H2O ये क्या है? द्रव है। तो इस प्रकार से इसमें अवस्था लिखते हैं। हाँ, एक देखो और अभिक्रिया है CO प्लस H2, 340 ATM लिखा हुआ है, और इससे अभिक्रिया होती है तो CH3OH बनता है। तो ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया यहाँ पर देखो हमें क्या बता रही है। ये अभिक्रिया में यानी कि ये CO गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये है हाइड्रोजन गैस। ये जब अभिक्रिया करती है कितने दाब पर? ये दाब है 340 ATM दाब। ATM का मतलब वायुमंडलीय दाब। 340 वायुमंडलीय दाब पर जब ये अभिक्रिया करती है तो CH3OH बनता है लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था के अंदर ये मौजूद है। तो यहाँ पर हम देखेंगे CO प्लस H2 340 ATM दाब पर जब ये अभिक्रिया करते हैं तो मैथेनॉल बनाता है। क्या बनाता है? मैथेनॉल। तो ये इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। इसको संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 4 नहीं 2, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ये संतुलित हो जाएगी। अब देखो इस प्रकार से, यानी कि ये क्या है, हम कह सकते हैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यानी दाब की इन्फॉर्मेशन है। CO2 प्लस H2O, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये अभिक्रिया करने के बाद में बनाएगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। इस प्रकार से ये बनेगा। तो ये क्या होता है देखो, इसको संतुलित कर लेते हैं। C6 मतलब ये हो जाएगा 12, यहाँ पर 6 और ये 6, इस प्रकार से ये संतुलित होगी। तो देखो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के अंदर इस प्रकार से होता है। ये जो है ना, ये जैसे क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये अन्य उत्प्रेरक हैं। क्या है? उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया को तेज करते हैं या अभिक्रिया कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये इसमें और इन्फॉर्मेशन इस तीर के ऊपर लिखा जाता है। और यहाँ पर ये है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है, और ये क्या है? तो ये द्रव है, और ये जो है ना ये एक्वस, और ये भी एक्वस, और ये भी एल।
इस प्रकार से इसमें प्राप्त होते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे और एकल उत्पाद यानी एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया के लिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण, तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया का पहला उदाहरण जो है वो इस प्रकार से है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे हुए चूने में जब पानी मिलाया जाता है तो तीव्र ऊष्मा के साथ अभिक्रिया होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये एक संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो देख लीजिए, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। और इसमें जब जल को मिलाया जाता है, H2O को मिलाया जाता है, तो इस जल को मिलाया जाता है तो ये तीव्र ऊष्मा के साथ में यहाँ पर अभिक्रिया होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, ये तो ये बनेगा और इसमें साथ ही साथ उष्मा बनेगी। क्या बनेगी? उष्मा। तो ये है, इस प्रकार से अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया है इसमें, ये हो गया। उसके बाद में इसमें अभिक्रिया आती है जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन का दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये इसमें आएगी। क्यों? क्योंकि दो अभिकारक मिले और एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से हम देखें तो H2 प्लस O2 ये मिलकर के H2O बनाते हैं। तो ये भी अभिक्रिया क्या है? संयोजन। क्यों? क्योंकि दो अभिकारक मिले, एकल उत्पाद का निर्माण किया। तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जिसको यहाँ पर देखना जरूरी है। कौन सी अभिक्रिया है? तो वो देखो, जब ये हमने ये पढ़ा है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, यानी बिना बुझे हुए चूने में जब जल को डाला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, नोट लगा करके लिखना आपको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है।
और यहाँ पर एक अभिक्रिया होती है। जब इसका उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, यानी कि जब सफ़ेदी करते हैं तब इसमें इतनी चमक नहीं होती है, और कुछ समय बाद यानी 1-2 दिन बाद में इस दीवार पर चमक आ जाती है। इसका कारण ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में धीमी गति से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जो एक चमकीला यानी चमकदार पदार्थ होता है, ठीक है ना। इसीलिए उसमें दीवारों पर सफ़ेदी करने के बाद में चमक आ जाती है। तो यहाँ पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जो दीवार पर होती है, यानी ये बिना बुझा हुआ चूना है जिसका हम सफ़ेदी कर दिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको खुला छोड़ देते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जब ये अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ पर बनेगा H2O। ये जल वाष्प के रूप में दीवारों पर, तो यहाँ पर ये है बुझा हुआ चूना और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस और ये जलीय फॉर्म में है, और यहाँ पर ठोस बनेगा और यहाँ पर ये लिक्विड है। तो ये क्या है? तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से दीवारों पर चमक आ जाती है। तो इस अभिक्रिया को ध्यान रखना, ये दीवारों पर होने वाली अभिक्रिया है, दीवार पर होने वाली अभिक्रिया है। अभिक्रिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, चलो ये चीज़ है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, एक नोट लगा करके एक और लिखना है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, कैल्शियम कार्बोनेट जो ये बना है ना, ये किसका सूत्र है? ये सूत्र है संगमरमर का। किसका? संगमरमर का। और ये सूत्र है यही सूत्र है मार्बल का। किसका? मार्बल का। यही सूत्र है खड़िया का, खड़िया पत्थर आता है ना उसका, खड़िया। और यही सूत्र है चौक का, इस प्रकार से। तो ये हैं कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं, ये इसका सूत्र यही होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एक और रासायनिक अभिक्रिया की। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा यानी हीट उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके उदाहरण देख लो। उदाहरण सबसे पहला, जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अभी हमने देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में जब जल की अभिक्रिया होती है तो तीव्र ऊष्मा के साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी बुझा हुआ चूना बनता है, और साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उदाहरण के लिए और अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे ग्लूकोज का विखंडन है C6H12O6, ये श्वसन की अभिक्रिया है, यानी ग्लूकोज जो हमारा पाचित भोजन होता है उसके साथ में जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो ये अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी है। क्यों? क्योंकि इसमें CO2 बनता है, H2O बनता है, और यहाँ पर ऊर्जा मिलती है हमें। क्या मिलती है? ऊर्जा। ऊर्जा ये एक ऊष्मा का ही रूप है। तो इस प्रकार से ये
हमें उष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, इसको संतुलित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है। इसके साथ ही साथ और भी है, जैसे कि ये हो गया, और देखो हाँ एक और है, जैसे CH4 गैस प्लस O2, यानी मीथेन गैस का दहन करते हैं तो CO2 बनती है, प्लस H2O बनता है, प्लस ऊर्जा या उष्मा बनती है। इस प्रकार से ये भी रिएक्शन है। ये सभी क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के बाद में अब हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी डिफ्यूजन रिएक्शन या डीकंपोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो इसमें क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये है वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा। अब वियोजन अभिक्रिया में हम उदाहरण देखेंगे, जैसे कि देखो वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण इसमें देखो पहला उदाहरण है, इसमें क्या है, जैसे FeSO4 को FeSO4 फेरस सल्फेट का जब हम विघटन करवाते हैं, यानी यहाँ पर ताप दे करके उसको गर्म करके इसका विघटन करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 ये बनता है। यानी कि इसका जब विघटन करते हैं तो इस प्रकार से ये बनता है। ठीक है ना। तो ये है एक वियोजन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो गया, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। दूसरी है यहाँ पर कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ताप देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और CO2 गैस निकल जाती हैं। तो ये भी एक क्या है? वियोजन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से दो उत्पादों में परिवर्तित हो गया है, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। एक और देखते हैं लेड नाइट्रेट का अपघटन, जैसे PbNO3 होल ट्वाइस, इसका हम अगर विघटन करते हैं, इसका हम तापन करते हैं, ताप देते हैं इसको, तो ये परिवर्तित हो जाता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। इस प्रकार से ये भी परिवर्तित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, जैसे यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, तो इस प्रकार से ये संतुलित हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये वियोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। आगे हम
इसके बारे में आगे हम और विस्तार से कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।